नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल होमनिस्टी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यूपीटीपीएससी एसओ की तैयारी करवा रहे हैं और उसी संबंध में दोस्तों आपका जो कॉमर्स का सब्जेक्ट है उसको हम लोग लेके चल रहे हैं और साथ ही आपका जो स्टैटिस्टिक्स का कंपल्सरी वाला सब्जेक्ट था उसको हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया है और साथ ही आपका जो इकोनॉमिक्स का कुछ टॉपिक हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। आगे हम लोग उसके लेक्चर्स लेके आएंगे दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रखिए। आज हम लोग कॉमर्स का ही सब जो आपका टॉपिक है फॉरेन ट्रेड, उस पर हम लोगों ने इससे पहले वीडियो 2 लेक्चर लिया दिए हैं। अगर आपने उससे पहले नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम लोग उसी के आगे यहाँ पे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं विदेशी व्यापार नीति 2015-20। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग विदेशी व्यापार नीति के बारे में एक लाइन में कहें तो दोस्तों जो आपका भारत सरकार है उसके अंतर्गत आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल आपका एक मंत्रालय है जो आपके समय समय पर आपके फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को बनाता है और इसे इस उद्देश्य के साथ बनाता है कि आपके भारत के जो आपके एक्सपोर्ट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके और आपके इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट किया जा सके। मतलब यहाँ पे एक्सपोर्ट प्रमोशन हो सके और इंपोर्ट आपका सब्स्टिट्यूट हो सके। इस पर समय समय पर कुछ नीतियाँ बनाई जाती हैं कि कैसे इस चीज़ को हम लोग पा सकते हैं या इस उद्देश्य को कैसे हम लोग अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, आपको हमने इससे पहले वाले वीडियो में बीओपी के बारे में बताया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसमें हमने आपको बताया था कि 2 अकाउंट इसके अंतर्गत होता है, एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है आपका कैपिटल अकाउंट। जो आपका करंट अकाउंट होता है वो आपका कहें डायरेक्ट रूप से आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर ही डिपेंड करता है, मतलब व्यापार पर ही डिपेंड करता है। और हर देश अपना इंपोर्ट क्या करता है दोस्तों, कम से कम रखना चाहता है और एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहता है, क्योंकि हर एक ऐसा देश जो डेवलपिंग कंट्री है या कह सकते हैं जैसे भारत एक विकासशील देश जैसा देश है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन करेंसी की आवश्यकता होती है, या सीधी भाषा हम कहें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर की आवश्यकता है, विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है। और ये तभी संभव हो सकता है जब हम अधिक से अधिक क्या कर सकें, इंपोर्ट कर सकें, और कम से कम क्या कर सकें, आपका इंपोर्ट कर सकें और अधिक से अधिक एक्सपोर्ट कर सकें। तो यहीं पे इसी सब उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए समय समय पे आपका फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को बनाई जाती है। अभी जो आपका करंट में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी चल रहा है वो आपका 2015-20 चल रहा है। इसके अगर हम लोग शुरुआत देखें कब से स्टार्ट हुआ है तो ये आपका 1 अप्रैल 2015 से स्टार्टिंग है और अभी 31 मार्च 2020 तक के लिए इसका ड्यू डेट था। बट अभी ये आपके ड्यू टू कोरोना के कारण या कोविड-19 के कारण इसे एक्सटेंड कर दिया गया है 31 मार्च 2021 के लिए। तो दोस्तों ये आपका क्या कह सकते हैं, अभी अगस्त में इसका यहाँ पे डिक्लेरेशन हुआ था कि इसे हम लोग 2021 तक के लिए एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये आपका जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को डिक्लेयर किया गया था वो आपके यहाँ पे निर्मला सीतारमण के द्वारा यहाँ पे इसके घोषणा या कह सकते हैं डिक्लेयर किया गया था फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का। और उन्होंने बहुत सी इसमें जो आपकी यहाँ पे फीचर्स हैं, इसके उद्देश्य हैं इसके, उसको यहाँ पे उल्लेखित किया है। तो आगे हम लोग उसके बारे में डिटेल से समझेंगे दोस्तों। इससे पहले एक टॉपिक अगर हम यहाँ पे पॉइंट और बता दें दोस्तों, अभी तक आपका जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो आपके 6 बार यहाँ पे बन चुकी है, या हमारी कहें जो आपकी विदेशी व्यापार नीति है अभी तक आपकी 6 विदेशी व्यापार नीति बन चुकी है। जब हम लोग का पहला अगर विदेशी व्यापार नीति की बात करें तो सबसे पहले आपका जब एलपीजी पॉलिसी को लाया गया, एलपीजी मतलब दोस्तों यहाँ पे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की नीति जब लाई गई थी, इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे। 1991 में आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा इस पॉलिसी को लाया गया और हम लोग जो भारत एक क्लोज इकनॉमी थी उसको ओपन इकनॉमी में हम लोग ले आए और तभी से हम लोग एक आपका फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को निर्मित करते चले आए हैं। और तो 1991 से लेके अब तक आपके कुल 6 आपके यहाँ पे क्या कहते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बन चुके हैं। सबसे पहले आपका 1991 से आपका 1995 के लिए बना था पहली आपकी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फिर उसके बाद आपका 1995 से आपका 1996 से आपका यहाँ पे 2000 आपके 1 तक के लिए, फिर आपका 2002 से 2007 तक के लिए, और फिर आपका
2004 से 2009 तक के लिए यहाँ पे इसको फिर से यहाँ पे री एक्सप्लेन किया गया था दोस्तों। फिर आपका 2009 से यहाँ पे देख लीजिए 2009 से आपका 2014 तक के लिए, और अभी 2015 से यहाँ पे हम लोग 2020 तक के लिए ये छठी आपकी फॉरेन पॉलिसी बनी है। तो यहाँ पे देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये 2009 से 14 जो आपका था वो पांचवा था, और अभी जो आपका 2015 और 2020 है ये आपका छठी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है। तो इसके बारे में आप लोग को इतना याद रखिएगा कि कुल मिला के अभी तक 6 आपकी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बन चुकी है। पहली का डेट याद रखिएगा दोस्तों कि पहली आपकी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कब बनी थी, और आखिरी के आपके बारे में पता ही है आपको। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और बताना है कि फॉर्म बाई, मतलब ये आपका फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बनाने में किसका किसका हाथ होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण हाथ इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का होता है, या इसी मंत्रालय के तहत आपका फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को निर्मित की जाती है। साथ ही इसमें एग्जिम बैंक का भी रोल होता है, यानी ये भी सुझाव अपने देते हैं। और अगर मेंटेनेंस और डेवलपमेंट की बात करें, समय समय पर इसको निगरानी कौन करता रहता है, तो ये आपका DGFT के तहत इसकी निगरानी की जाती है। और ये आपका इन्हीं के अंदर क्या करते हैं, आपके काम करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत ही ये काम करते हैं। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के अंतर्गत ये तीन मिला के जो तीनों पॉइंट हैं, इनके अंतर्गत ही क्या की जाती है दोस्तों, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को निर्मित की जाती है। तो ये तो दोस्तों कुछ मुख्य पॉइंट थे जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर लिए। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें, जो इस बार के ऑब्जेक्ट है ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 का, अभी जो हमने उद्देश्य बताया था वो सभी विदेशी व्यापार नीति का उद्देश्य से एक समान उद्देश्य है। बट यहाँ पे अगर हम लोग इस बार का जो लक्ष्य है, या कह सकते हैं इस बार का फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 का जो मुख्य लक्ष्य है, वो आपका पहली चीज़ है कि टू इनहेंस द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम 4 to 5.9 बिलियन से 900 बिलियन के पास हम लोग को ले जाना है। मतलब अभी तक जो आपका 425.9 बिलियन है एक्सपोर्ट, उसको हम लोग को एक्सटेंड करके बढ़ा कर कितना तक ले जाना है, 900 बिलियन तक की एक्सपोर्ट हम लोग को करना है। इसमें आपका गुड्स एंड सर्विस दोनों को इंक्लूड किया गया है। साथ ही दोस्तों इसके बाद दूसरा जो आपका मुख्य बिंदु है वो है आपका इंक्रीज वर्ल्ड एक्सपोर्ट परसेंटेज इज 2% टू 3.55%। मतलब दोस्तों अभी जो हम लोग का भारत का विश्व में एक्सपोर्ट का परसेंटेज है वो 2% है, जिसे हम लोग को बढ़ा के कितना लक्ष्य रखा गया है, 3.5। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ये दोनों पॉइंट पर क्वेश्चन बन चुके हैं, आपके करंट से रिलेटेड भी बन चुके हैं। तो यहाँ पे भी आपकी क्वेश्चन आपके हमेशा एग्जाम में काम आ सकते हैं जब तक अभी आपका ये पॉलिसी लागू है। फिर अगर हम लोग इसके बाद इसके कुछ मेन फीचर्स की बात करें, तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम पर्पस से मेन यहाँ पे जो आपकी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 के फीचर्स हैं उसको लेके आए हैं दोस्तों। तो इसमें सबसे पहला ही और सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर यही है दोस्तों कि जो आपका मल्टीपल इंसेंटिव स्कीम थी, बोर्ड था, उसको 1-2 अम्ब्रेले के अंदर ले आ दिया गया। मतलब यहाँ पे दोस्तों जो अभी तक आपकी एक्सपोर्ट गुड्स से संबंधित और आपके सर्विस से संबंधित एक्सपोर्ट के लिए जो आपकी यहाँ पे योजनाएं चल रही थी, उन योजनाओं को 2 अम्ब्रेला के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है, और सभी जो आपके अभी तक के स्कीम थे उसको मर्ज करके आपके 2 यहाँ पे स्कीम के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो इसमें सबसे पहला जो आपका अम्ब्रेला के अंतर्गत रखा गया है उसमें आपका है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में MEIS भी कहते हैं। और जो दूसरा आपका अम्ब्रेला बनाया गया है उसमें सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम रखा गया है नाम इसका, जिसे हम लोग शॉर्ट में SEIS कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो आपका मल्टीपल इंसेंटिव स्कीम बोर्ड थे उनको हम लोग यहाँ पे मर्ज करके इन दोनों के अंतर्गत ही शामिल कर लिए हैं। तो अभी तक जो आपके मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट आपके ये जो इंडिया स्कीम है इसके अंतर्गत यहाँ पे हम लोग 5 स्कीमों को मर्ज कर दिए, और यहाँ पे हम लोग केवल एक यहाँ पे आपका स्कीम को हम लोग शामिल किए हैं। और जो दूसरा आपका सर्विस से रिलेटेड था, सर्व फ्रॉम इंडिया स्कीम, इसको भी यहाँ पे हम लोग इसी के अंतर्गत शामिल करके एक नया स्कीम हम लोग यहाँ पे लॉन्च किए हैं 2015-20 के फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में। अब यहाँ पे देख लीजिए, इस पॉइंट्स को भी ध्यान दीजिएगा
कि अभी तक जो आपके 2009 से 14 तक की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी, उसमें आपके गुड्स के एक्सपोर्ट के लिए, गुड्स के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए यहाँ पर लोग पहला जो स्कीम था वो आपका फोकस प्रोडक्ट स्कीम था, जिसे शॉर्ट में एफपीएस बोलते थे। फिर आपका फोकस मार्केट स्कीम था। फिर एक है आपका मार्केट लिंक फोकस प्रोडक्ट स्कीम था। फिर साथ ही एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इंसेंटिव स्कीम और विशेष कृषि ग्रामीण उद्योग योजना को हम लोग रखे थे 2009 से 2014 के फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में। बट आपके 2015-20 के पॉलिसी में इन पांचों योजना को एक साथ मर्ज करके यहाँ पे हम लोग केवल एक स्कीम को ले आए हैं, जिसका नाम है आपका मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि 5 स्कीम ये कौन सी है जिसको मिला कर यहाँ पे एक एक्सपोर्ट स्कीम को लाया गया है। उसी तरह दोस्तों ये आपके गुड्स के लिए हैं। गुड्स मतलब यहाँ पे आपके फिजिकल गुड्स या कह सकते हैं जितने भी आपके यहाँ पे वस्तु हैं, उनके लिए यहाँ पे ये सारी स्कीम को लाया गया है यहाँ पे मर्ज करके एक स्कीम में। और साथ ही दोस्तों दूसरा आपका जो यहाँ पे है सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, इसमें इससे पहले आपका जो था 2009 से 14 तक के वाले में, उसका नाम था सर्व फ्रॉम इंडिया स्कीम। उसको हम लोग यहाँ पे नाम बदल कर या कह सकते हैं नई योजना के तहत इसको हम लोग यहाँ पे नया स्वरूप दिए हैं, जिसका नाम है सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। तो ये पहला यहाँ पे आपके फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में, यहाँ पे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का पहला फीचर आपका यही है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि अब दो अम्ब्रेला के अंतर्गत आपके यहाँ पे एक्सपोर्ट को स्कीम को लाया गया है। पहला आपका ये है और दूसरा आपका ये है। दूसरी अगर हम लोग बात कर लें दोस्तों यहाँ पे पॉइंट्स, तो यहाँ पे ऑल स्क्रिप्ट्स लाइक अ बिल ऑफ एंट्री, लेटर ऑफ क्रेडिट इशूड ऑन द बिहाफ ऑफ MEIS एंड SEIS। मतलब दोस्तों आपके जितने भी यहाँ पे कागज़ हैं, उनको किसके बिहाफ में इशू किया जाएगा, इन्हीं दो के स्कीम के अंतर्गत ही यहाँ पे इशू किया जाएगा। और साथ ही दोस्तों अब इसे क्या कर दिया गया है, फुल्ली ट्रांसेबल कर दिया गया है और यूजेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टैक्सेस, कस्टम ड्यूटी एंड एक्साइज ड्यूटी। यहाँ पे सभी चीज़ों के लिए यहाँ पे फुल्ली, पहली बात तो ट्रांसेबल कर दिया गया है और इसका यूज हर चीज़ के लिए यहाँ पे गुड्स और सर्विस के सभी टैक्स और कस्टम ड्यूटी के लिए यहाँ पे लागू किया गया है। तो अभी तक दोस्तों ये आपका फुल्ली ट्रांसेबल नहीं था जो आपके इससे पहले की योजना में थी। इस योजना में आपको इस चीज़ को नया चीज़ लाया गया है। फिर दोस्तों यहाँ तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि ऑल इंसेंटिव टू बी अवेलेबल फॉर सेज इकोनॉमिक जोन ओनली। मतलब दोस्तों ये जो भी आपके यहाँ पे इंसेंटिव है वो किसके अंतर्गत रखा गया है दोस्तों, इन्हीं दोनों के अंतर्गत जो भी है वो सेज को ही प्राप्त होगा। मतलब जो भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में यहाँ पे एक्सपोर्ट को बढ़ावा देंगे, उन्हीं को इस चीज़ के अंतर्गत शामिल किया गया है दोस्तों। तो ये आपके तीसरे पॉइंट हैं। आगे अगर हम लोग पॉइंट देखें दोस्तों, यहाँ पे चौथा पॉइंट है अप्रूव स्टेटस होल्डर एक्सपोर्ट हाउस। यहाँ पे जो आपका स्टेटस होल्डर के यहाँ पे जो बात की गई है दोस्तों, अभी तक दोस्तों होता क्या था कि जो भी एक्सपोर्टर है वो जितना आपका यहाँ पे माल को एक्सपोर्ट करता था उसको तब एक सर्टिफिकेट मिलता था या उसके बदले में उसको सर्टिफिकेट प्रदान करके उसको पुरस्कृत करने का यहाँ पे प्रयोग किया जाता था। बट दोस्तों अब जो हो गया है उसको एक एक्सपर्ट कह सकते हैं या कह सकते हैं एक्सपोर्ट हाउस के नाम से उसको यहाँ पे डिक्लेयर किया जाएगा। वो आपके एक्सपोर्ट के मनी के हिसाब से रहेगा कि कितने प्राइस का आपका एक्सपोर्ट हुआ है। तो यहाँ पे स्टेटस होल्डर में यहाँ पे 5 कैटेगराइज किया गया है, 5 वर्गों में कैटेगराइज किया गया है। पहला आपका 1 स्टार है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4, 5, ऐसे करके 5 कैटेगराइज में किया गया है। तो जो भी एक्सपोर्टर आपका 3 मिलियन या कह सकते हैं 30 लाख के ऊपर का एक्सपोर्ट करता है उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, 1 स्टार एक्सपोर्ट बोलेंगे। फिर आपका अगर वो 25 मिलियन या 2.5 करोड़ से अधिक की राशि का एक्सपोर्ट करता है तो उसे हम लोग 2 स्टार एक्सपोर्ट होम बोलेंगे। और फिर अगर वो 100 मिलियन या 10 करोड़ की अधिक राशि करता है तो उसे हम लोग 3 स्टार एक्सपोर्ट होम बोलते हैं। और यदि वो 10 करोड़ से अधिक और 50 करोड़ तक का यहाँ पे एक्सपोर्ट करता है तो उसे हम लोग 4 स्टार एक्सपोर्ट होम के अंतर्गत शामिल करते हैं। और फिर 50 करोड़ से अगर 200 करोड़ तक या उससे अधिक का आपका यहाँ पे वो एक्सपोर्ट करता है तो उसे हम लोग 5 स्टार एक्सपोर्ट होम में यहाँ पे नाम इसको दिया जाता है। यानी इसको स्टेटस होल्डर यहाँ पे उसके यहाँ पे एक्सपोर्ट के राशि के आधार पर दिया जाता है। तो कुल मिला के यहाँ पे 5 एक्सपोर्ट होल्डर या कह सकते हैं एक्सपोर्ट होम को यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है।
ये दोस्तों आपका इससे आपका यहाँ पे एक्सपोर्टर जो होते हैं उनको एक अलग तरीके का मार्गदर्शन मिलता है, या कह सकते हैं उनको एक यहाँ पे मोटिवेशन का यहाँ पे ये काम करता है, जो भी आपके ये स्टेटस होल्डर के आधार पर यहाँ पे वर्गीकृत किया जाता है जब। तो दोस्तों ये चीज़ आपका यहाँ पे चौथे पॉइंट में यहाँ पे आपके जो नई पॉलिसी बनाई गई है उसके अंतर्गत ये चीज़ को शामिल किया गया है। फिर अगर हम लोग पाँचवें पॉइंट को बात करें तो अप्रूव्ड एक्सपोर्टर स्कीम सेल्फ सर्टिफिकेशन बाय स्टेटस होल्डर मीन्स द एक्सपोर्टर विच अटेंड द स्टेटस देन दे डोंट हैव एनी अप्रूवल आउटसाइड। मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अब जो भी आपका यहाँ पे एक्सपोर्टर स्कीम है इसको स्वतः ही एक्सपोर्टर खुद क्या करेगा, सेल्फ सर्टिफिकेशन कर सकता है एज अ उसके एक्सपोर्ट वैल्यू के हिसाब से। मतलब यहाँ पे दोस्तों इसको किसी और से यहाँ पे मान्यता लेने की आवश्यकता नहीं है। वो अगर आपका यहाँ पे इस राशि के अधिक आपका यहाँ पे एक्सपोर्ट करता है तो उसे स्वतः ही यहाँ पे इस स्टेटस को अचीव करने का यहाँ पे दिया जाता है। तो यहाँ पे एक अलग तरीके से कोई भी आपको अप्रूवल आउटसाइड से नहीं लेना पड़ता है। यही चीज़ आपका इस स्कीम के अंतर्गत शामिल किया गया है। फिर यहाँ पे जो छठा पॉइंट है दोस्तों कि एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स को यहाँ पे रिड्यूस करना है ऑब्लिगेशन अंडर EPCS फ्रॉम 90% टू 75%। मतलब यहाँ पे दोस्तों क्या है कि हम लोग अभी तक जो भी आपका कैपिटल गुड्स है उसको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे मंगाते हैं और फिर उसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एक आपका कैपिटल गुड्स को बाहर भेज। तो इससे दोस्तों हम लोग को क्या होता है कि हम लोग के जो निर्यात है वो बढ़ता है। तो इसलिए दोस्तों अभी तक जो आपके ऐसे गुड्स जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं जिसको हम लोग पुनः यहाँ पे निर्मित करके उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके बीच में जो भी आपके ऑब्लिगेशन आते हैं, जो भी रुकावटें आ रही हैं, उसको हम लोग को 90% से कम करके 75% पे लाना है। मतलब दोस्तों यहाँ पे कि ऐसे सभी कैपिटल गुड्स जिसको हम लोग निर्मित करके एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, पुनः इसको एक्सपोर्ट करते हैं, उसको हम लोग को यहाँ पे जो भी आपके इसके बीच में एप्लीकेशन आते हैं उनको हम लोग को कम करके कितना करना है, 90% से 75% के बीच में लाना है दोस्तों। फिर अगर सातवें पॉइंट की अगर हम लोग बात कर लें दोस्तों तो ऑनलाइन फिलिंग सिस्टम को लागू किया गया दोस्तों। ऑल डॉक्यूमेंटेशन एंड पेपर वर्क लेस टाइम टेकन फॉर ऑनलाइन फिलिंग सिस्टम, यानी कि आपका कम समय में काम करने के लिए यहाँ पे सभी काम को ऑनलाइन लाया गया है। और 24.7 इन्वायरमेंट को लागू किया गया। साथ ही यहाँ पे सिंगल विंडो में सभी वर्क को यहाँ पे लागू करने का सुविधा दी गई है दोस्तों। तो यहाँ पे कुछ ये पॉइंट्स हैं दोस्तों। आगे अगर हम लोग देखें पॉइंट्स तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एनेक्सर को लाया गया है ऑनलाइन फिलिंग के लिए, जिसमें से आपका यहाँ पे 3 एनेक्सर है। इस चीज़ को याद रखिएगा। पहला आपका एनेक्सर ANF 3A है, फिर एनेक्सर दूसरा आपका ANF 3B है और एनेक्सर ANF 3C है। ये 3 आपके ऑनलाइन फिलिंग एनेक्सर्स हैं, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर 9वें पॉइंट में अगर हम लोग देखें तो मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड रिड्यूस फ्रॉम 3 ईयर टू 2 ईयर। मतलब दोस्तों अभी तक जो भी एक्सपोर्टर था उसको जो भी डॉक्यूमेंट संभाल के रखना होता था वो 3 साल तक के लिए रखना होता था संभाल के, पर अब इस समय को कम कर दिया गया है कि 2 साल तक ही आपको संभाल के वो सारे डॉक्यूमेंट्स को रखना होगा। इससे अधिक समय के लिए आपकी आवश्यकता नहीं है। फिर आपका 10वां पॉइंट में दिया गया है ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस स्कीम। मतलब दोस्तों क्या है कि अभी तक हम लोग जो भी आपके यहाँ पे ड्यूटी फ्री, मतलब कि जो भी आपके वर्ल्ड में देश हैं जो हमारे क्या है दोस्तों यहाँ पे क्या कहते हैं वर्ल्ड के 33 लीस्ट डेवलपमेंट जो कंट्रीज हैं उनको हम लोग इसके अंतर्गत शामिल किया गया है इस स्कीम के अंतर्गत। तो इन 33 आपके वर्ल्ड में जितने भी आपके यहाँ पे कंट्री हैं उनको हम लोग यहाँ पे ड्यूटी फ्री, अगर आप इनके साथ व्यापार करते हैं तो आपको ड्यूटी फ्री टैरिफ की सुविधा यहाँ पे सुविधाएं मिलेंगी। यानी कि दोस्तों होता क्या है कि अब जब आपका हमने उसको पहले भी बताया था कि जब 2 देशों के बीच में व्यापार होता है तो हमको कुछ ना कुछ ड्यूटी फीस पे करना पड़ता है। बट अगर आप इन 33 डेवलप कंट्री को छोड़ेंगे, आपके यहाँ पे लेके चलेंगे तो आपको यहाँ पे आपका ड्यूटी फ्री टैरिफ आपकी सुविधा प्राप्त होगी। जो भी एक्सपोर्टर इन देशों के साथ आपका व्यापार करेगा उनको यहाँ पे ड्यूटी फ्री टैरिफ से सुविधा या कह सकते हैं छूट प्राप्त होगी। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख लें दोस्तों तो यहाँ पे दिया है बूस्ट टू मेक इन इंडिया प्रोग्राम। यानी दोस्तों इससे आपका FTP 2015-20 की जो लक्ष्य है यहाँ पे आपका मेक इन इंडिया प्रोग्राम को भी बूस्ट करना है। जैसे कि आपको सबको पता भी होगा कि मेक इन इंडिया के 4 आपके मुख्य पिलर थे, न्यू प्रोसेस,
न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू सेक्टर और न्यू माइंडसेट। तो इन जो अभी आपका मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, कुल मिला के इसको बूस्ट करने का लक्ष्य भी किसके अंतर्गत शामिल किया गया, मतलब एफटीपी को भी इस लक्ष्य में शामिल किया गया है। फिर अगर हम लोग पॉइंट देख लें तो यहाँ पे आपका 2 पॉइंट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे 12 पॉइंट ये है कि एडिशनल पोर्ट अलाउ फॉर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। मतलब दोस्तों यहाँ पे 2 यहाँ पे पोर्ट को अलाउ किया गया है अब अलग से, जिसमें से पहला आपका कलिकट एयरपोर्ट है जो कि आपका केरल में है, और दूसरा आपका अणुकोणम आईसीडी है जो आपका तमिलनाडु में है। इन दोनों को अब ये सुविधाएं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की सुविधाएं प्रदान कर दी गई है भारत सरकार द्वारा इस एफटीपी पॉलिसी के अंतर्गत। साथ ही दोस्तों यहाँ पे 2 आपके एक्सपोर्ट एक्सीलेंस टाउन को भी शामिल किया गया है, जिसमें से पहला आपका विशाखापट्टनम है जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है, और दूसरा आपका भीमावरम है वो भी आंध्र प्रदेश में है। तो ये आपके 2 आपके एक्सपोर्ट एक्सीलेंस टाउन को यहाँ पे शामिल किया गया है। अभी तक दोस्तों करंटली में 33 आपके यहाँ पे एक्सपोर्ट एक्सीलेंस टाउन थे, अब इसको बढ़ा के यहाँ पे 35 एक्सपोर्ट एक्सीलेंस टाउन को शामिल कर लिया गया है इन दोनों को जोड़ के। दोस्तों एक्सपोर्ट एक्सीलेंस टाउन वो होते हैं जहाँ पे आपके ये चीज़ आपके जो आपकी एक्सपोर्ट राशि है वो आपके जो प्राइमरी सेक्टर है उसका आपका 150 करोड़ से अधिक अगर है, और आपके जो अदर सेक्टर हैं उसका अगर 750 करोड़ से अधिक का आपका यहाँ पे राशि है, तो उसको हम लोग यहाँ पे टाउन एक्सपोर्ट एक्सीलेंस टाउन के अंतर्गत शामिल कर लेते हैं। तो अभी आपका यहाँ पे जो 2 एक्सपोर्ट एक्सीलेंस टाउन को शामिल किया गया है उसमें आपका विशाखापट्टनम और भीमावरम दोनों नाम को आप लोग याद रखिएगा। तो ये दोस्तों कुछ आपके मुख्य यहाँ पे फीचर्स थे आपके एफटीपी के। आशा है आपको सारे फीचर्स समझ में आ गए होंगे दोस्तों। इसमें से आपका जो पहला और आपका यहाँ पे चौथा पॉइंट्स, और फिर आपके ये 5, 6, 7वें पॉइंट्स, और ये आपके यहाँ पे जो ये 12th और 13 पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इन कुछ पॉइंट्स को बहुत ही ध्यान से आप लोग नोट्स डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं पहले भी, आपके करंट से रिलेटेड भी, तो आपके इस सब्जेक्ट से भी रिलेटेड अगर है तो इससे भी आपके यहाँ पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब अगर दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग कुछ देख लें कि गवर्नमेंट क्या आगे देख के इस चीज़ को सोची है, तो सबसे पहला यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, इसको हम लोग बाकायदा यहाँ पे एक एक पॉइंट को समझ लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे दिया है कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन इन बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस। मतलब सबसे गवर्नमेंट का यहाँ तो मुख्य उद्देश्य इस समय यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो सके दोनों सेक्टर में, आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी और सर्विस सेक्टर में भी। अब दोस्तों जब हम लोग का यहाँ पे एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा या एक्सपोर्ट हम लोग ज़्यादा करेंगे, तो जाहिर सी बात है हमें क्या करना पड़ेगा, अपने एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ाना पड़ेगा, या कह सकते हैं हमारी जो प्रोडक्शन लाइन उसमें यहाँ पे हम लोग को एम्प्लॉयमेंट को रखना पड़ेगा। तो इससे हमारा क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा और हमारे एम्प्लॉयमेंट की जो रोज़गार की दरें हैं वो वृद्धि होंगी। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पे है दोस्तों जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट विथ फोकस एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड। मतलब दोस्तों यहाँ पे हम लोग जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे है कि हम लोग कम से कम लॉस या कम से कम डिफेक्टिव माल को पैदा करें, और क्वालिटी और स्टैंडर्ड को हम लोग बहुत ही ध्यान दें। मतलब दोस्तों कि जैसे अगर हम लोग अभी आपके जैसे कि यहाँ पे खादी का वस्त्र हो गया या आपके मखमली आपके यहाँ पे कारपेट हो गए, तो इन सभी चीज़ के क्वालिटी और स्टैंडर्ड को बहुत ही ध्यान देना है। और यहाँ पे जो इस चीज़ को बनाने में जो डिफेक्ट हो रहा है या यहाँ पे प्रोडक्ट को बनाने में जो लॉसेज हो रहे हैं या डिफेक्टिव पीस हो रहे हैं, उनको कम से कम रिड्यूस करके यहाँ पे लक्ष्य को रखा गया है। तो ये चीज़ आपका इसके अंतर्गत ही शामिल किया गया दोस्तों। फिर आपका यहाँ पे स्टेबल एग्रीकल्चर ट्रेड पॉलिसी, मतलब साथ ही यहाँ पे एग्रीकल्चर को भी स्टेबल करने के लिए इस पॉलिसी में शामिल किया गया है। फिर है फोकस ऑन हायर वैल्यू एडिशन एंड टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन, साथ ही यहाँ पे हायर वैल्यू एडिशन और टेक्नोलॉजी को भी फोकस किया गया है। फिर आपका इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर टू प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर इंडियन इंडस्ट्री। मतलब यहाँ पे क्या है कि जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है रॉ मटेरियल इंडियन इंडस्ट्री के बनाने के लिए, जैसे कि आपका कपास का एक रॉ मटेरियल है, बट उसको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, फिनिश गुड में कपड़े में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो कपास है उसको भी हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए क्या किए, बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे हम लोग इस पॉलिसी के अंतर्गत हम लोग शामिल किए हैं। फिर आपका लोअर टैरिफ ऑन इनपुट एंड रॉ मटेरियल। मतलब दोस्तों क्या है कि जो भी आपके रॉ मटेरियल हैं या इनपुट मटेरियल हैं उनके लिए हम लोग लोअर टैरिफ रखने की लक्ष्य रखें। मतलब जो भी हम लोग इंपोर्ट करेंगे ऐसा प्रोडक्ट जो रॉ मटेरियल के रूप में हो या इसका इंपोर्ट या इनपुट मटेरियल है, उनको हम लोग कम से कम दामों पर ही
यहाँ पे लोअर टैरिफ में इनपुट या इंपोर्ट करेंगे। फिर लास्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट इंसेंटिव डॉक्यूमेंट। मतलब दोस्तों यहाँ पे जाहिर सी बात है कि हम लोग ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहेंगे और साथ ही आपका यहाँ पे जो पावर ऑफ प्रोडक्शन है उसको भी यहाँ पे बढ़ाकर हम लोग एक्सपोर्ट इंसेंटिव को बढ़ावा देना चाहेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कुल मिला के यही चीज़ होगा कि हम लोग इंपोर्ट को कम करके या सब्स्टिट्यूट करें और एक्सपोर्ट को ज़्यादा रखने के लिए हम लोग यहाँ पे इस लक्ष्य को या कह सकते हैं इस आपके एफटीपी पॉलिसी में हम लोग ये योजनाओं को शामिल किए हैं दोस्तों। तो ये कुछ मुख्य बिंदु थे दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे आपको बताया गया है। आपके सिलेबस में भले इसको इंक्लूड नहीं किया है पर ये इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनेंगे, तो ज़रूर दोस्तों इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा सारे पॉइंट्स को और अच्छे से इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक करिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल होम मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस UPI ID लिंक पर जाकर अपनी इच्छा अनुसार राशि को प्रदान कर आप होम मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं।